सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत स्पेशल क्लास है और आज हम ये जो क्लास है ये 12th वालों के लिए, स्पेशल 12th बोर्ड क्लास के लिए। और इसके अंदर हम जो पोएम्स का जो पार्ट है, आप लोगों के पोएम जो है 5 पोएम्स है, उनको हम एक क्विक रिवीजन के द्वारा हम जो है सारी देखेंगे, जिससे कि हमारा क्विक रिवीजन हो सके और हम बहुत अच्छे नंबर ला सके। तो हम फर्स्ट पोएम देखते हैं, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 के अंदर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक बार हम इसका रिवीजन करें फटाफट। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी जो पोएटेस है उनका नाम हमें याद रखना है कि कमला दास जो है इसकी पोइटेस है। सेकंड नंबर, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? मालाबार केरल से। फर्स्ट नंबर बात ये होगी। सेकंड ये होगी कि कमला दास का संबंध किससे है? मालाबार केरल से है। थर्ड नंबर जो हमें बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि इनका जो नाम था मलयालम में लिखती थी वो, और अंडर द नेम शॉर्ट, जैसे पोइट वगैरह होते हैं वो अपना जो एक छोटा जो एक नाम रखते हैं, तो उसी प्रकार से कमला दास जो अपना लिखते थे वो लिखते थे माधवी कुट्टी। इनका स्मॉल नेम था, माधवी कुट्टी के नाम से ये पोएम वगैरह लिखते थे। ठीक है, इसके बाद में हमें जो ध्यान रखनी है इसके अंदर ये जो है ये एक लिरिकल जो पोएम है, माई मदर एट 66। ठीक है, ये हमारे जो सिलेबस के अंदर है 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर हम शॉर्ट में देखेंगे कि इसके अंदर थीम क्या है इसकी और इसमें जो है क्या बताया हुआ है पोएटेस ने। इस पोएम के अंदर जो पोएटेस है कमला दास वो बताती हैं एक जो बुढ़ापा है, वृद्ध होना है, जो ये जो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन कोई भी जो है बच्चे जो है वो अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा लगता है कि बूढ़ा होने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेज होगी वो डेथ की होगी। और इसी में जो दुख है वो जो पोएटेस है इसमें अपना व्यक्त कर रही हैं। जो इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है पेपर के अंदर कि डे कौन सा था, तो इसके अंदर बताया हुआ है कि फ्राइडे। ठीक है, इसमें लास्ट फ्राइडे। तो ये क्वेश्चन हमें देखना है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, मतलब पिछले शुक्रवार को जो है वो कोचीन जा रही थी जो पोएटेस है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के घर से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ जा रही थी, तो कोचीन जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? लास्ट फ्राइडे को। फ्राइडे वाली जो हमें ये डे याद रखना है। उसके बाद में अब होता क्या है इस पोएम के अंदर, इसमें जो पोएटेस है वो बता रही हैं कि वो गाड़ी से जा रही है। ठीक है, और उसके बाद में उसके जो पास है वो अपनी माँ को देखते हैं। उनकी माँ जो है उनके पास में बैठी हुई हैं और उनका चेहरा जो है वो एकदम पीला पड़ा हुआ है। ठीक है, और अपनी माँ के पास बैठे हुए उनके खुले हुए मुंह को देखते हैं। उनका मुंह जो है खुला हुआ है, उनकी आधी सी उनको नींद आई हुई है और उनका जो चेहरा है उसे पोएटिस को लगता है वो शव की भांति कि पीला पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको दुख महसूस हो रहा है। उसको लगता है कि उसकी माँ वो बहुत जो है वो बूढ़ी हो चली है और वृद्धावस्था जितनी है उसकी दिखाई दे रही है उनके चेहरे पे, और उसको लग रहा है कि अब जो है उनका अंत जो है वो बहुत ही निकट है। ठीक है, लेकिन अब क्या होती है, पोएटिस जो है उनको लगता है कि उनकी माँ जो है उनको दुखी देख करके दुखी ना हो, इसलिए वो एकदम से अपने दिमाग को जो अपने विचारों को जो है चेंज करते हैं। और इस तरीके से वो अब क्या देखते हैं, पास में जो पेड़ हैं, जैसे गाड़ी से वो जा रही हैं तो पेड़ जो है वो सारे दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो पेड़ों को देखती है। ठीक है, और बाहर जो है बच्चे जो खेल रहे हैं उनको देखती है, घरों से बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उनको देखती है। लेकिन बाद में एयरपोर्ट पर जब वो पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वगैरह जो है वो चेकिंग हो जाती है। अब एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है वो मतलब चेकिंग वगैरह हो जाने के बाद में कवित्री क्या करती है, एक बार वापस वो अपनी माँ की तरफ उनके पीले पड़े हुए चेहरे को देखती है। उनका चेहरा उसे ऐसे दिखाई देता है जैसे लेट विंटर्स मून। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, तुलना किसी की गई है लेट विंटर्स मून, यानी कि सर्दी की ऋतु मान लो जैसे ख़त्म होने वाली है तो उसका जो अंतिम चंद्रमा है, ठीक है, वैसे दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर है, और उससे जो बचपन का जो भय होता है, जैसे बच्चे से अगर बचपन में माँ दूर जाती है तो उसे डर लगता है और उसको आवाज़ मारता है अपनी माँ को और रोने लग जाता है भी उसकी माँ जो है उसके पास रहे। और वही जो बचपन का भय है वो लेखिका को एक बार वापस से उनको जो है पोएटेस को सताता है और उनको डर लगता है कि अब ये जो है शायद उसकी और उसकी माँ की जो है आखिरी मीटिंग हो और इसके बाद में कभी ना मिल पाए, हो सकता है उनकी माँ की डेथ हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो शो नहीं होने देती और वो केवल क्या करती है, स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुराती है और विदा हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है सेकंड नंबर, वो है हमारी कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले इसके पोइट का नाम हमें ध्यान रखना है कि कीपिंग क्वाइट का जो पोइट है वो कौन है? पैब्लो नेरूडा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसके अंदर जो पोइट है
वो बताते हैं, वो मतलब चाह रहे हैं कि एक बार ना पूरी पृथ्वी पर एकदम से सब हम शांत हो जाएं, ठीक है, एकदम जो हसल बसल है सब रुक जाए और एकदम से शांति हो जाए। पोइट इसमें बताते हैं कि हम जो है अब हम एक साथ जो है 12 तक गिनती बोलेंगे, 1 से लेकर के 12 तक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं कि कहाँ तक काउंटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, आया भी हुआ है पहले क्वेश्चन। तो 12 तक जो है पोइट जो बोलते हैं कि हम गिनती बोलेंगे और हम सब एक साथ जो है रुक जाएंगे, गतिविहीन हो जाएंगे, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करेगा, पूरी धरती पर एकदम से सब शांत हो जाएंगे। और क्या होगा, कोई भी जो है किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं बोलेगा और एकदम चुप रहेंगे और 1 सेकंड के लिए सारे के सारे रुक जाएंगे और हम सब जो है एक अजीब सी कंडीशन में एक साथ होंगे, अजीब वातावरण के अंदर हम सभी एक साथ होंगे। कवि इसके अंदर कहता है कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो कि समुद्रों के अंदर ठंडे पानी में मछलियां पकड़ते हैं, व्हेल मछलियों को वो और ज़्यादा जो है नहीं मारेंगे, क्योंकि 1 सेकंड के लिए हम सब जो कार्यों को रोक देंगे, ठीक है। और जो नमक बनाने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, वो अपने हाथों को देखेंगे, उन्हें थोड़ा बहुत ख्याल आएगा कि अपने जो घायल हाथ हो चुके हैं, क्योंकि नमक बनाने की जो प्रोसेस होती है वो एकदम हार्टलेस होती है, हाथ जो होते हैं पूरे समय पानी में रहते हैं और नमक के कारण वो एकदम घायल हो जाते हैं, तो वो जो है एकदम जो है अपने हाथों को देखेंगे। कवि आगे कहता है कि जो लोग जो हैं हमेशा क्या करते हैं, युद्धों की तैयारी में रहते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस से लड़े जाने वाले या आग से लड़े जाने वाले जो युद्ध हैं उनमें लगे रहते हैं। ऐसे युद्ध में क्या होता है, विजय तो होती है, जीतते हैं, लेकिन कोई भी जीवित नहीं बचता है, ठीक है। ऐसे लोग क्या करेंगे, कुछ क्षण के लिए सब कुछ छोड़ देंगे और अच्छे जो है, कवि कह रहा है कि कपड़े वस्त्र जो है वो धारण करेंगे और अपने बंधुओं के साथ में टहलेंगे, यानी कि कोई भी जो युद्ध वगैरह है वो सब कुछ जो है वो रोक देंगे कुछ समय के लिए। आगे कवि जो है इस पोएम के अंदर हमें कहते हैं कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम एकदम से क्या होंगे, शांत हो जाएंगे, मैं 1 to 12 काउंटिंग करूँगा और 1 सेकंड के लिए सब शांति छा जाएगी। तो कवि कह रहे हैं कि इससे पूर्ण जो निष्क्रियता न समझ लिया जाए, ठीक है। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही कि हमेशा चलते रहना, तो इस 1 सेकंड के रुकने को कहीं निष्क्रियता ना समझ लें आप लोग, ठीक है। तो मुझे कवि जो कह रहा है कि मुझे मृत्यु से कोई भी है लेना देना नहीं है। अगर जीवन को चलाते रहने का हमारा एकमात्र लक्ष्य ना रहा होता और हम केवल क्या होता, एक बार कुछ न करके देखते, तो शायद एक विशाल शांति जो है उस उदासी को भंग कर देती, जो अपने आप को कभी न समझने तथा अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है। और लास्ट लाइनों में कवि जो है वो कहते हैं कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, यानी लाइफलेस, जब सब कुछ प्रतीत होता है और बाद में क्या होता है, सब जीवित हो जाता है एक साथ, क्योंकि हम एक साथ क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे सब काउंटिंग करके, और उसके बाद में जो जीवंतता आएगी वापस, जो लाइफ महसूस होगी तो उसको हम सब महसूस करेंगे, ठीक है। तो बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। और अब कवि कह रहा है कि मैं 12 तक गिनती बोलता हूँ और आप जो है सब चुप रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है 3rd नंबर वाली, वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, इसके जो पोइट हैं वो हैं जॉन कीट्स, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन था 1795 से 1821, ठीक है। तो इसका हमें बहुत छोटी सी एज में इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो थे ये ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, ठीक है, ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे ये। और ये क्या थे, इन्होंने जो है, हालांकि इन्होंने सर्जन की जो है ट्रेनिंग ली हुई थी, ये ट्रेंड थे, ये शल्य चिकित्सक थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो सारी ज़िंदगी जो है वो पोइट्री को अपनी समर्पित कर दी थी। इनका पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो पोइट्री को समर्पित कर दी थी। और इसके ये जो हमारे कविता दी हुई है सिलेबस के अंदर, पोएम दी हुई है, ये जो है एंडीमियन उन्होंने एक लिखा था, ए पोइटिक रोमांस, एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। इसमें से जो है ये इसका क्या है, एक अंश है, ये बहुत बड़ी है। एंडीमियन इनके द्वारा जो लिखी गई थी पोएम एंडीमियन, उसका एक पोइटिक रोमांस, इसका एक छोटा सा ये एक हिस्सा है। और यह जो कविता थी ये क्या थी, एंडीमियन जो थी ये एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित थी, जिसमें क्या होता है, एंडीमियन नामक एक सुंदर एवं युवा जो गडरिया होता है, और वो कवि भी है साथ में, जो कि लेटमोस नामक पहाड़ पर रहता था, पहाड़ का नाम लेटमोस पहाड़ पर रहता था। उसने क्या किया, सिंथिया जो कि चंद्रमा की देवी थी, उनका सपना देखा था, और मंत्र मुग्ध जो युवक था उसने क्या किया, उसकी तलाश करने का प्रण लिया, और वह जंगलों में भटकता हुआ समुद्र के किनारे तक चला गया। ये इस एंडीमियन स्टोरी में दिया हुआ था, और इसी का जो ये अंश है जो हमारे सिलेबस में जो कविता दी हुई है।
ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके अंदर जो कवि है वो कहते हैं कि एक जो सुंदर वस्तु है वो हमें हमेशा के लिए आनंद देती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें सुंदर लगती है वो आजीवन हमें आनंद देती है। इसकी सुंदरता जो समय के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है, जो वास्तविक सुंदरता है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली होती, कभी भी लुप्त नहीं होने वाली होती है। ये हमारे लिए क्या करती है, एक शांत छायादार स्थल बना देती है हमें। मतलब जैसे पेड़ के नीचे छाया में हमें आराम मिलता है अगर हम धूप में चल रहे हो, तो उसी प्रकार से ये अगर हम दुखों में है, परेशानियों में है, वो सुंदर चीज़ जो हमें कभी लगी थी उसके बारे में अगर हमें सोचेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। उसी प्रकार से ये क्या करती है, छायादार स्थल बना देती हैं तथा हमें मधुर सपनों भरी नींद तथा स्वस्थ एवं शांत सांस प्रदान करती है। कवि इसमें लाइनों में कहते हैं, कवि कहता है कि यही कारण है कि हम क्या करते हैं, प्रत्येक सुबह ज़मीन से जुड़े रहने हेतु फूलों के बंधन गूंथते हैं। ठीक है, कि ताकि क्या करें, हम ज़मीन से जुड़े रहें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फूलों के बंधन गूंथते हैं। संसार में क्या है, निराशा, श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, निराशा भरे दिनों तथा हमारे भटकने के लिए बने हुए सभी अस्वस्थ एवं अंधकार में रास्तों के बावजूद भी, हाँ, इन सब के बावजूद भी कोई अगर सुंदर जो वस्तु है हमारी आत्माओं पर से जो है अंधेरे को हटा देती है, और हम जो वो चीज़ हमें सुंदर लगी है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और हमारी परेशानियां जो है कुछ समय के लिए दूर हो जाती हैं। कवि यहाँ पर कहता है कि सच द सन, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, पुराने जो पेड़ हैं और नए जो पेड़ है, स्प्राउटिंग इज शेडी मून, वो हमें क्या करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए वरदान की तरह है। और कवि यहाँ पर जो है, जो उनको सुंदर लग रही हैं जो चीज़ें, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, उनके बारे में कुछ बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, नए तथा पुराने जो भी वृक्ष हैं, जो साधारण पेड़ों के लिए छाया के वरदान के रूप में नई कोंपलें निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कवि जो वर्णन करते हैं डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स होते हैं नरगिस के फूल, जो कि कौन से रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, तथा नरगिस के जो पीले फूल हैं को हरियाली की दुनिया में रहते हैं, तथा स्वच्छ पानी की जो सरिताएं हैं जो अपने लिए ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती हैं, तथा जंगल के मध्य में उगने वाले जो झाड़ जंखाड़ हैं जिन पर कि सुगंधित फूलों वाले यत्र तत्र बिखर करके खिलते हैं फूल जो हैं, ऐसी ही जो है सुंदर चीज़ें हैं जो कि कवि को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। कवि अंतिम लाइनों में कह रहे हैं, और ऐसी ही सुंदर चीज़ें क्या जो हमने क्या की हैं, जो हमने कथाएं पढ़ी हुई हैं, किन के बारे में, हमारे जो योद्धा थे, जो वीर थे, शक्तिशाली वीरों की नियति के बारे में। ठीक है, जिनकी हमने क्या की है, अपने मन में कल्पनाएं की हुई हैं। ठीक है, माइटी डेड वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ठीक है, तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो हमारे मन के अंदर स्थायी हो रखी हैं, जिनकी हमने कल्पनाएं की हैं उन शक्तिशाली वीरों की, ठीक है, वे सब सुंदर जो कथाएं जो हमने सुनी थी या पढ़ी थी बचपन में या बड़े होने के बाद में, ये सब क्या, ये हमारे लिए अमृत का एक अनंत झरना है। ठीक है, इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत के समान क्या है, ये एक अनंत झरना है जो हमेशा क्या बहता रहेगा, क्योंकि हमें हमेशा ही वो चीज़ जो है अच्छी लगती रहेगी। ठीक है, हम जब भी परेशान होंगे, अगर हमें जो चीज़ अच्छी लगी है उनके बारे में अगर हम सोचेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, वो कुछ भी हो सकती है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, तो उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि वो हमेशा क्या बनी रहती है, थिंग ऑफ ब्यूटी बनी रहती है। ठीक है, और हमें हमेशा जो है अनंत सुख प्रदान करती है, जो स्वर्ग के किनारे से हम तक जो है बहकर आ रहा है, ऐसे झरने के समान है। ठीक है, फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, हेवन स्प्रिंग यानी स्वर्ग के किनारे से बह रहा है ऐसा जो झरना है। ठीक है, जो इमॉर्टल टेल्स हमने पढ़ी हैं किनकी, माइटी डेड की, यानी शक्तिशाली वीरों के बारे में जो भी हमने कथाएं सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो एक अमृत के झरने के समान है। ये लास्ट लाइनें बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस पोएम की, ये आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है फोर्थ, ए रोड साइड स्टैंड। ये जो पोएम है, सबसे पहले तो हमें इसका पोइट का ध्यान रखना है कि इस लिखी किसकी हुई है, ये लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी लिखी हुई है। और इस पोएम के बारे में अगर हम देखें, इस पोएम में कवि ने क्या बताया है, तो सबसे पहले तो इस कविता का नाम हम देखें, इस पोएम का, ए रोड साइड स्टैंड, यानी रोड के ऊपर जो दुकानें लगी हुई होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा जैसे घर वगैरह होते हैं किसी के, उसके भी बाहर जो है दुकान लग जाती है, दुकान बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें जो कविता में जो है कवि क्या बता रहे हैं, इस कविता में, इस पोएम में जो पोएट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी का जो एक घर है उसके बाहर उसने क्या लगाया, रोड साइड स्टैंड लगाया है, और उसके ऊपर क्या सब्जियां वगैरह है, सारा सामान है, लेकिन व्हीकल जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई रुकता नहीं है, और रुक करके आकर के उनसे ख़रीदना नहीं चाहता। और जो रोड साइड स्टैंड जिन्होंने लगाया है, जिन लोगों ने, उनकी इच्छा ये है कि वो भी क्या है कि थोड़ा सा पैसा जो है वो कमा सके,
पैसा इसलिए कमा सकें डे टू डे की, जो कि उनकी लाइफ की जो खर्चे हैं वो निकाल सके। उनका कोई उद्देश्य बहुत ज़्यादा धन कमाना नहीं है, पर जो रोज़ाना के खर्चे हैं वो जो है वो निकाल सके, और जो बेसिक जो उनकी नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान की, ऐसा नहीं है कि उनके पास में है नहीं, थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा सा वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, इसलिए वो ये सब करते हैं। लेकिन इसी होप में सुबह से लेकर के शाम हो जाती है, देखते हुए कि कोई गाड़ी जा रही है, जो वो कोई भी गाड़ी जाते हुए जो है रुकेगी और उनसे आकर के जो सामान लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उनका दिन जो है बहुत ही ज़्यादा निराशा में पहुंच जाता है, और लास्ट तक बहुत निराश होते हैं, क्योंकि कोई भी जो है इवन इतना भी नहीं है कि नीचे उतरें और आकर के कम से कम कोई रेट ही पूछ ले कि भी ये चीज़ कितने की है, ये कितने की है, तब भी उन्हें थोड़ी खुशी मिले। कोई नीचे उतरना ही नहीं चाहता, बजाय जो गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं वो बहुत उनको लगता है, जो रोड साइड स्टैंड है जिनका, उन लोगों को लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा क्या है अमीर हैं, और इसलिए क्या है वो थोड़े से रूखे लोग हैं। और वो अगर कोई रुकता भी है तो वो इस प्रकार से देखता है कि जैसे कि जो रोड साइड स्टैंड है ये जो है व्यूज़ को ख़राब कर रहा है। अगर यहाँ जो सीनरी थी, ठीक है, जो माउंटेन्स दिख रहे थे या हरियाली दिख रही थी, ये बीच में कहाँ से ये स्टैंड आ गया, ठीक है। और वो इस तरीके से उनको देखते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और कोई चीज़ खरीदना तो बहुत दूर की बात है। इसमें कवि जो है उन लोगों की सोच के बारे में बता रहा है जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है। वो कहते हैं कि अगर शहरों के लोग हमसे नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर वो कंजूस है तो रखें अपना पैसा अपने पास, उन्हें कोई मुफ्त में नहीं चाहिए। वो चाहते हैं सिर्फ पैसा मतलब कमाना, वो भी मेहनत करके, और थोड़ा बहुत पैसा कमाना, जिससे कि वो अपनी डेली की जो लाइफ है वो ईजीली जो है वो बिता सकें। और इसके अंदर एक चीज़ और भी बताई हुई है कि जो ये लोग हैं इनको उन लोगों से ज़्यादा भी उन चीज़ों से तकलीफ़ होती है जो कि उनसे झूठे वादे किए जाते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों के द्वारा सत्तासीन जो राजनीतिक दल है उनसे झूठे वादे करते हैं कि वो जो है ये सारी समस्याएं मिटा देंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। सभी की जो कंडीशन है जो दयनीय लोगों की, वो दयनीय नहीं रहेगी। तो इस कविता में, इस पोएम में जो है पोइट ये बता रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो लालची लोग हैं उनसे वो मतलब दूरी बना करके रखना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लालची लोगों से पैसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। कवि इसमें जो है आगे कहते हैं कि जो है रोड साइड स्टैंड जिन्होंने लगाया है, जिस व्यक्ति ने, वो पूरे दिन खिड़की में बैठ करके इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी तो किसी भी कार के रुकने की आवाज़ आएगी, ब्रेकों की जो है आवाज़ आएगी और वो कार रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो कवि कहता है कि अगर एक कार जैसे मान लो पूरे दिन में अगर रुकती भी है, हज़ारों कारों में से जो स्वार्थी लोग हैं जो तेज़ी से गाड़ियाँ भगाते हुए जा रहे हैं, उनमें से अगर एक कार रुकती भी है और वो आकर के उसकी शान से आकर के ये पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पेट्रोल मिलेगा, तो अब ये चीज़ उसको और दुखी करती है, क्योंकि पेट्रोल इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो पेट्रोल भी बेच सकें। वो सिर्फ सब्जियां वगैरह ही रख पा रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, और वो भी दिन प्रतिदिन की अपनी जो समस्याएं हैं, जो थोड़े बहुत बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे आकर के ये प्रश्न पूछना, जो वहाँ सामान है उसके बारे में ना पूछना कि ये तुम सब्जियाँ किस रेट में दोगे या ये हमें चाहिए, बजाय इसके कि तुम्हारे पास क्या पेट्रोल मिलेगा, ये रास्ता कहाँ जाता है, तो ये उनको और जो है वो दुखी करता है ये प्रश्न। इन्हीं भावों को इस कविता के अंदर रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से बताया है। इसके साथ ही हमारी ये पोइम भी फिनिश होती है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो हमारी लास्ट पोइम है वो हम पढ़ते हैं। हमारी जो लास्ट पोइम है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग। ये जो पोएम है ये लिखी हुई है एड्रियन रिच के द्वारा। इस पोएम के अंदर जो है ये जो कविता है ये इसके बारे में बताती है कि हमारा जो समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। और इसके अंदर आंट जेनिफर टाइगर के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जो आंट जेनिफर है वो अपने पति के द्वारा जो है प्रताड़ित है, और उनकी जो वो एकदम डरपोक है और डरी हुई से उसने पूरी ज़िंदगी जो अपने बिताई है, और हर हुक्म जो अपना पति का मानते मानते, मतलब मैन जो डोमिनेटिंग नेचर है उसके बारे में इस कविता के अंदर बताया गया है। लेकिन उसके अंदर की जो इच्छा है एकदम मतलब निर्भीक दिखने की जो इच्छाएं थी, वो अब जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है, कशीदाकारी कर रही है, कुछ निकाल रही है क्रोशिए उससे, अपनी जो सिलाई वगैरह है उनसे कुछ निकाल रही है। तो उसकी जो है वो क्या है, चाची जेनिफर के बाग जो एक पर्दे पर उछलते कूदते और दौड़ते हैं, उसने जो कशीदाकारी की है उस पर एक बाग बनाया है, वो क्या है, दौड़ रहे हैं, उछलते कूदते और दौड़ते हैं। वे क्या है, चमकीले हैं और पुखराज के समान दिखाई दे रहे हैं। आंट जेनिफर इसमें कह रही है कि जो चाची जेनिफर के जो बाग है वो एक पर्दे पर उछलते कूदते और दौड़ते हैं। कवित्री कह रही हैं कि वे
चमकीले हैं, पुखराज के समान हैं और हरे वन के वासी हैं, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी बनाई गई है। तो ये जो आंटी जेनिफर के जो बाग है ये हमेशा ही वहाँ पर उछलते कूदते रहेंगे, ठीक है। और वे जो है पेड़ के नीचे जो खड़े लोगों से ये डरते नहीं हैं। ये जो बाग है वहाँ लोग दिखाए गए हैं उसके कशीदाकारी के अंदर, उस कपड़े पे जो कशीदाकारी की गई है वहाँ जो लोग खड़े हैं वे डरते नहीं हैं। वे क्या है, शौर्यपूर्ण है और आत्मविश्वास के साथ ही ये बाग जो है ऐसे ही चहलकदमी करते रहेंगे। और चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं ना वो क्या है, अपनी ऊन में घबराहट से कांप रही है क्योंकि वो डरी हुई हैं, ठीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ऊन में से भी क्या है वो कांप रही है। और उनके पास में क्या है, हाथी दांत की जो सुई है उससे वो क्या है वो कशीदाकारी कर रही है, लेकिन उससे भी क्या सुई को खींचना भी उसको मुश्किल लग रहा है। फाइन इवन द आइवरी, आइवरी यानी हाथी दांत की जो नीडल है वो भी उसे खींचना मतलब जो है बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसके पास में क्या है शादी के जो बहुत बुरे अनुभव है, इसलिए वो बहुत ही डरी हुई है। चाचा के साथ जो उनकी शादी का जो बंधन का जो पट्टा है वो चाची के कमज़ोर हाथों पर उन्हें क्या है भारी भरकम सा लग रहा है, ठीक है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उनके हाथों पर जो बंधा हुआ है उन्हें वो बहुत भारी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके जो बुरे अनुभव रहे हैं। और जब वो सोच रहे हैं कि जब चाची मर जाएगी तब भी क्या है उसके भयभीत जो हाथ हैं उन कठिन परीक्षाओं से घिरे रहेंगे और वो हमेशा ही डरते डरते ही ऐसे ही मर जाएगी, ठीक है, जिनको चाची को अपने वशीभूत कर लिया था। लेकिन क्या है उसके द्वारा जो ये टाइगर बनाए गए हैं ना उस पर वो हमेशा अमर रहेंगे। और जो है चाची को जो है इन पर आंट जेनिफर को इन पर गर्व रहेगा और निर्भीकता से वो उछलते कूदते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस पोएम के अंदर उन्होंने एक लेडीज़ की भावना बताई है, जो कि एक मैन डोमिनेटिंग नेचर का जो हमारा समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, उसके अंदर एक जो लेडीज़ है वो कैसा महसूस कर रही है और वो अपने अंदर की भावनाओं को एक कशीदाकारी के माध्यम से जो निकालती है, ठीक है। और उसके अंदर वो टाइगर के माध्यम से बताया है कि वो अंदर से जो निर्भीक हमेशा रहना चाहती थी, उनको जो अंत में अपने कशीदाकारी करके उन पर बता रही हैं। और ये हमारी जो पोएम थी आंट जेनिफर टाइगर, ये भी हमने कंप्लीट कर ली। और समरी के रूप में आज 5 पोएम जो है हमने 5 पोएम्स हैं आपके, और 5 की 5 हमने एक बार उनकी सभी की समरी देख रही हैं, ठीक है। और जल्दी से आपका क्विक रिवीजन आप जो है ये देखोगे तो आपका फटाफट हो जाएगा और इसके बाद में आप इसका क्वेश्चन आंसर जो इजीली याद कर पाओगे। थैंक यू।